देखिए, बहुत प्यार से सुनना, एक्सप्लेन करूंगा इससे बहुत बढ़िया। जैसे ओजोन है, तो ओजोन में ऐसा होता है कि जैसे आप इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये कंप्लीट ऑक्टेट का एग्जांपल है, तो अब वो आप जानते होंगे कि वो कैसे बनती है, वो मैंने तो पढ़ा दिया। ये इस सिचुएशन में बनती थी। अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो ये बनेगी डेफिनेटली, नहीं की है तो नहीं बनेगी। और ये इस पे फॉर्मल चार्ज आता था, प्लस और माइनस। तो ये आपने अगर गलती की है कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स नहीं बनाई है और आपने ये टॉपिक समझने लग गए हैं, तो आप सही जगह पे नहीं है। मैं ऐसे नहीं बढ़ाता हूँ, मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया था कि आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर खुद पता होनी चाहिए अब आज से। सवाल ये है कि अगर मैं इनका नाम लिख दूं, देखना ध्यान से, इसका नाम रख देता हूं मैं सैंडी, इसका नाम कैंडी और इसका पैंडी। सवाल ये है कि सैंडी और कैंडी ने ही डबल बॉन्ड क्यों बनाया? डबल बॉन्ड यहां भी तो बन सकता था, मतलब इनके बीच क्यों होगा डबल बॉन्ड, यहां नहीं बन सकता? इन दोनों में क्या कमी है? तो भाई एक साइंटिस्ट ने कहा यहां बना लो। सुनना, बड़े आसानी से समझा देता हूं मैं ऐसी चीजों को। तो यहां बना लो। अब सवाल ये उठेगा, समझना, अब सवाल ये उठेगा कि सैंडी और पैंडी के बीच डबल बॉन्ड क्यों है, सैंडी और कैंडी के बीच क्यों नहीं? देखो, अगर मॉलिक्यूल ऐसा बताता तो लोग कहते भाई डबल बॉन्ड यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं। ये सवाल उठता क्यों? उठता इसलिए क्योंकि ये भी तो सेम ही टाइप के एटम है भाई। जैसे पैंडी एक ऑक्सीजन एटम है, वैसे ही कैंडी, अगर इनके बीच डबल बॉन्ड बन सकता है तो इनके बीच भी चांसेस सेम है डबल बॉन्ड बनने के। तो भाई एक आदमी ने कहा यहां बना लो। लेकिन यहां तो दो सवाल खड़े हुए ना, कि ओजोन दो तरीके का होता है क्या? डबल लाइनिंग लगानी है क्या? ओजोन दो तरीके का होता है, यानी आधे मॉलिक्यूल ऐसे आधे ऐसे। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। भाई कट रही है क्या मेरी आवाज? नो सर, क्लियर आ रही है। क्लियर आ अब देखो, अब सवाल ये उठता है कि डबल बॉन्ड लगाया कहाँ जाए। अबे यार, ये ना चिपक रहा है गर्दन से। डबल बॉन्ड लगाया कहाँ जाए? अब एक चीज सुनना, देखो पता है जो डबल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ छोटी होती है। नहीं, ऐसे समझो, जो बॉन्ड सिंगल होता है वो बड़ा होता है, अगर बॉन्ड डबल है तो वो छोटा हो जाता है। ये आएगा ये टॉपिक, डबल छोटा क्यों हो जाता है, ट्रिपल है तो और छोटा हो जाता है। समझ ना, सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल छोटा, और ट्रिपल और भी छोटा। डबल थोड़ा सा बड़ा और ट्रिपल और भी छोटा। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसे में तो ये जो बॉन्ड है वो छोटा होना चाहिए और ये बड़ा। आज की वैल्यू चाहिए मुझे, पता, कोई किताब खोल लेनी चाहिए, इसे जल्दी ही पढ़ाएंगे हम, बड़ा टॉपिक है ये। मगर अब आप ये कहेंगे कि सर जी ऐसा कर दो कि टॉपिक खत्म हो जाए मगर हमसे क्वेश्चन ना हो। ऐसा करने के लिए दूसरे तरीके का ज्ञान चाहिए। चुप रहना, शांत, अगर ये टॉपिक सीखना है तो आज ही वो दिन है जिसे दिन हम इसे सीख डालेंगे। हाँ, तो ये मैं बता दूं लेंथ कितनी है, देख ली मैंने।
तो ये जो लेंथ है 121 और 148, तो जो सिंगल बॉन्ड होता है ना ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच, ये वाला बॉन्ड पर्टिकुलरली 121 148 पिकोमीटर होता है, यानी बड़ा है, और डबल जो है वो 121 होता है, छोटा है। तो एक चीज देखो, पता लगाने का एक तरीका है कि डबल कहाँ है, इस साइड है या इस साइड है। तरीका है कि आप एक काम कीजिए, लेट्स इमेजिन कि मैंने एक ओजोन का मॉलिक्यूल लिया और उसकी मॉलिक्यूल की लेंथ नापी दोनों साइड की। अगर ये लेंथ 121 आ गई तो मैं समझ जाऊंगा यही डबल है, और यहां पर अगर लेंथ 148 आ गई तो मैं समझ जाऊंगा ये सिंगल है। और अगर किसी में 121 यहां आ रहा है और 148 वहां, तो उसमें डबल बॉन्ड यहां है और यहां सिंगल है। लेकिन जब हमने ऐसा अटेम्प्ट लिया तो हमें क्या पता लगा कि दोनों लेंथ 128 पिकोमीटर है। यानी ये तो दोनों स्ट्रक्चर्स के हिसाब से मैच नहीं खा रहा है एक्सपेरिमेंटल डेटा। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में तो ये समझ में आता है कि एक लेंथ छोटी होनी चाहिए, एक बड़ी, वटेवर जोन सी भी हो, लेफ्ट वाली छोटी हो या राइट वाली, लेफ्ट वाली छोटी हो या राइट वाली छोटी हो। इसमें राइट वाली छोटी है, लेफ्ट वाली बड़ी है। लेकिन सच्चाई ये है कि आया क्या कि दोनों तरफ ही लेंथ क्या आ रही है, सेम। इसका कारण देखिए, जब सिंगल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के बीच में तो लेंथ होती है 148, डबल में लेंथ है 121, तो 128 जो लेंथ है वो इन दोनों के बीच बैठेगी, यहां नहीं आएगी। ये तो 121 से कम होती जा रही है ना नीचे। इसे कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है कि बॉन्ड सिंगल है या डबल है। जैसे ये सिंगल है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और डबल का बॉन्ड ऑर्डर 2 है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 होता तो लेंथ 121 आती, और बॉन्ड ऑर्डर 1 होता तो लेंथ 148 आती, मगर लेंथ आ रही है बीच में, यानी बॉन्ड ऑर्डर भी 1 या 2 के बीच में। तो एक साइंटिस्ट ने सुझाया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये डबल बॉन्ड टूटकर आधा यहां आ जाता हो और आधा यहां, और बॉन्ड हो जाता हो 1.5-1.5, और इसीलिए दोनों की लेंथ सेम आ रही है और डबल और सिंगल के बीच आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि बॉन्ड दो तरफ डिवाइड? क्योंकि इसका कारण सीधा सा है कि भाई डबल बॉन्ड अगर यहीं पर ही है किसी मॉलिक्यूल में तो यहाँ क्यों है, यहाँ पे भी तो बनने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ बन जाए तो सवाल उठेगा यहाँ क्यों है। जब दोनों जगह डबल बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी सेम है तो आधा बॉन्ड इसने बनाया, आधा इसने। मगर फिर ये मॉलिक्यूल है कैसा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, तो हम इसे पेपर पे नहीं बना सकते। लेकिन यही रियल स्ट्रक्चर है। टॉपिक में क्वेश्चन क्या आएगा, करना क्या है, वो बात की बात है। पहले आप मुझे बताइए, समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। लेकिन इसमें एक सवाल है, अगर ये रियल स्ट्रक्चर है तो इसका क्या करें? दरअसल ये स्ट्रक्चर बेकार नहीं है, ये रियल के सबसे करीब है, रियल के सबसे करीब। यानी ये दो स्ट्रक्चर ऐसी हैं जो लगभग रियल स्ट्रक्चर जैसी हैं, मगर ये रियल नहीं है। ना तो ये वाली रियल है और ना ये वाली। ये बस ये समझ लीजिए कि इन दो स्ट्रक्चर्स को मिला दो तो ये स्ट्रक्चर बनती है। इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कहते हैं रेजोनेंस। कौन रेजोनेंस को जल्दी सीख पाया है और कौन नहीं? रेजोनेंस को जल्दी वो सीख लेता है जो समझता है कि रेजोनेंस में करना क्या है। करना ये होता है कि हम किसी एक जगह डबल बॉन्ड बनाते हैं, एक जगह सिंगल, मगर हमें पता होता है कि भाई डबल यहीं क्यों होगा, यहां भी हो सकता है, तो हम उस बॉन्ड को तोड़ के दो हिस्से कर देते हैं। यहां पर क्या चीज ऐसी है जिन्हें अगर याद ना रखा जाए तो नुकसान होगा? ये शब्द
इस स्ट्रक्चर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये रियल स्ट्रक्चर है, मगर आप इसे पेपर में नहीं बना सकते। तो ये बना तो दी, मगर ये तो इसमें ये तो नहीं दिख रहा ना कितने बच्चे, यहाँ कितने बच्चे, यहाँ कितने, अधूरी सी है। मगर यही रियल है, जिसे हम पूरी तरह पेपर पे नहीं बना पा रहे हैं। ये जो अच्छी तरह हम बना रहे हैं रियल स्ट्रक्चर नहीं है, मगर ये रियल के सबसे करीब है। तो हम कभी भी रियल स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रक्चर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, बॉन्ड वगैरह। अगर हम ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होती है, वो रियल स्ट्रक्चर के लगभग करीब होती है। तो व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन आएगी जी। मैंने आपको नोट्स जो भेजे हैं उसमें डेफिनेटली लिखी हुई है हर चीज इस चैप्टर की, जो पेपर में आएगी। तो रेजोनेंस क्या है यहाँ पर? देखो, रेजोनेंस का मतलब है कि जब भी एक मॉलिक्यूल कि सारे कैरेक्टर्स को फोन बज रहा था, जब भी एक मॉलिक्यूल के सारे कैरेक्टर्स को एक ही स्ट्रक्चर से नहीं समझाया जा सकता। क्या मतलब है इसका? अगर मैं यही स्ट्रक्चर सिर्फ ओजोन की बनाऊं तो इसमें दिख रहा है कि ये लेंथ छोटी है, ये बड़ी, मगर जब ये दोनों लेंथ सेम आएंगी जो होती हैं, तो मैं कैसे इस स्ट्रक्चर से कैसे समझाऊंगा कि दोनों लेंथ सेम क्यों आ रही है? तो मैंने दूसरी स्ट्रक्चर बनाई, मगर मैं इस स्ट्रक्चर से भी सारी बातें नहीं समझा सकता, क्योंकि ये रियल स्ट्रक्चर है। ये रियल के कोई और तरीका है इसे समझाने का? हाँ, देखिए, तीन बच्चे हैं, और एक मेरा बच्चा है। मैं अपने बच्चे के कैरेक्टर इन तीन बच्चों से समझाऊंगा। कि तीनों बच्चे सड़क पे जा रहे थे, तो मैं किसी को ये बता रहा हूं कि मेरा बच्चा कैसा है। तो मैंने ये कहा उससे कि मेरे वाला जो बच्चा है उसकी हाइट ऐसी है, मगर कलर ऐसा नहीं है, हाइट इसके जैसी है, और शोल्डर भी ऐसे ही है, आंखें भी ऐसे ही हैं, मगर कलर ऐसा नहीं, कलर ऐसा है, चलता भी ऐसे ही है, हेयर्स भी ऐसे हैं ये, मगर बोलता ऐसे नहीं है, बोलता इसकी तरह है, और कपड़े भी इसकी तरह पहनता है। यानी मैं अपने बच्चे के कैरेक्टर किसी एक बच्चे से नहीं समझा पा रहा हूं। हालांकि इन तीनों ही बच्चों में मेरे बच्चे के थोड़े थोड़े कैरेक्टर हैं, मगर एक्चुअली में मेरा बच्चा इन तीनों का मिक्सचर है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इन बच्चों की तरह है। ओजोन की दो स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, मगर कोई भी स्ट्रक्चर पूरी तरीके से ओजोन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज नहीं समझा सकती। एक्चुअली में ओजोन इन दोनों का मिक्सचर है, जो कि ये है, और इसे पेपर पे ठीक से नहीं बनाया जा सकता। आया समझ? अब बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस अब तुम्हें सर। क्या Yes, करना है sir. पता है? लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरह ये सीखना है कि किस किस पर क्वेश्चन आएगा और किस किस की रेजोनेंस स्ट्रक्चर पेपर में पूछी जाएगी, वरना टॉपिक बड़ा ही ना समझ हो जाएगा। ना समझता हूं तो समझ में नहीं आएगा। तो क्या करूं? जैसे मैंने ओजोन की रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाई, ऐसे कई मॉलिक्यूल्स की बनाऊंगा मैं। रट्टा मारना है, रट्टा मारने का सबसे आसान तरीका समझा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा बादल, थोड़ा सा पानी, और हाँ ठीक है। अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर आती है पेपर में कार्बोनेट आयन की। पहले तो कार्बोनेट आयन की लुईस डॉट स्ट्रक्चर मैं तैयार कर दूं, आपको बनानी है, आप अपनी जिम्मेदारी पे बनाइएगा, मुझसे नहीं कहिएगा। अब मैंने पूरी एक क्लास लगा दी है इस पर, और अब आप यहीं से ही देख लीजिए। अगर आप में थोड़ा सा भी स्टैंड है, अगर आप चाहते हैं कि कुछ करेंगे आप जिंदगी में,
तो यहीं से ही सीख लीजिए कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है। आपको रेजोनेंस भी नहीं आएगा अगर आपको इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं आती है तो रेजोनेंस भी नहीं आएगा, कोई भी टॉपिक नहीं आएगा, इवन कुछ भी पढ़ना बेकार है अगर आपने वो चीजें नहीं बनाई। अब देखिए इस टॉपिक को समझिए। भाई तीनों ऑक्सीजन सेम ही तो है, फिर डबल बॉन्ड यही क्यों है? तो एक ने कहा तो ऐसा करो डबल बॉन्ड तोड़ लो। इस लाइन का मतलब समझ रहा, इस लाइन का मतलब है इस बॉन्डेड पेयर को तोड़ो और लोन पेयर बना दो। समझो, इससे इंपॉर्टेंट है लाइन। बॉन्ड पेयर को तोड़ो और लोन पेयर बना दो, और इस लाइन का लोन पेयर को बॉन्ड पेयर बना दो। अब देखना कैसे। देखो ये तो बॉन्ड टूट गया और यहाँ एक पेयर बढ़ गया, और ये जो है यहाँ से पेयर गायब होके बॉन्ड में बदल गया। तो ऐसे दिखाना होता है चेंज करके। अब ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई ऐसे भी बन सकती है स्ट्रक्चर, ऐसे भी। इसमें डबल बॉन्ड यहाँ है मगर डबल बॉन्ड यहाँ क्यों है, यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो भाई एक और बना दो इसे तोड़कर, फिर यहाँ वापस लगा दो और यहाँ से बना दो डबल। तो मैंने ये बनाया डबल, यहाँ बना दिया डबल। अब तीसरा सवाल उठता है कि डबल बॉन्ड है कहाँ? दरअसल डबल बॉन्ड कहीं भी एक पोजीशन पर नहीं है, और ना ही ऐसा है कि डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, और ना ही ऐसा है कि कार्बोनेट आयन 3 टाइप के होते हैं। है ऐसा कि ये डबल बॉन्ड 3 जगह डिवाइड है, आधा यहाँ, आधा नहीं 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ। तो ये बॉन्ड है 1.33, 1.33, 1.33, और इसे कहते हैं कार्बोनेट आयन की रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का मतलब तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की मिक्सचर। इन तीनों को कहते हैं 3 चीजें। रेजोनेंस 3 क्या, हाँ 3 ही बोलो, 2 ही बोलो। रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ये तीनों क्या है? रेजोनेंस और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या ये रियल कार्बोनेट आयन का मॉलिक्यूल है? नहीं, ये रियल के बस पास है। ये है रियल, जिसे मैं बच्चों को नहीं समझा सकता हूँ ठीक से। ये 1.33 क्यों है ये बता दो एक बार। भाई ये बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत मतलब कह रहा हूं मैं, चौथी तीसरी क्लास की मैथ है। इसे तोड़ा और 3 जगह लगा दिया, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ। तो 1 ये है और ये 1/3 है। तो 1/3 क्या होता है? 1 तो ये है बॉन्ड, और ये 1/3 है, तो 1/3 क्या होता है? 0.33। तो ये हो गया 1.33। ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर 1.33 है। ऐसे आपसे भी पूछ लेगा वो बॉन्ड ऑर्डर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अब सुनो, ऐसे ही बनाता रहूंगा मैं, सुनते जाओ। दो टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आज, एक ये वाला, एक डाइपोल। हाँ, दूसरा SO3, सल्फर सिंगल बॉन्ड डबल सिंगल, यही तो थी। समझ गए ना क्या करना है? इसे उठा के यहाँ लगाना है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते रहना है। भाई डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है
तो आपसे अगर कोई भी स्ट्रक्चर दे और कहे कोई भी मॉलिक्यूल दे और कहे इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा नहीं होगा। आप किसी भी क्लास तक पहुंच जाइए, चाहे जितनी आप बना चुके होंगे आपसे उतनी ही बनेंगी, उनके जैसी बनेंगी। अगर कोई नई है तो इसलिए आपको क्या करना है कि जो एग्जाम्पल्स मैं समझाऊंगा उन्हें तैयार कर लेना है, क्योंकि वो पेपर में आएंगे। इसकी रेजोनेंस बनाओ, इसकी, तो ये 3 बन सकती हैं रेजोनेंस। ये तो रेजोनेंस है, ये रियल नहीं है, मगर ये जो है ये इन तीनों का मिक्सचर है भाई। जो डबल, ये जो बॉन्ड है डबल, इसे तोड़ दो, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, 1/3 यहाँ, तो ये O O O। देखते रहो कितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, अभी क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे आपसे, देखते जाओ। SO3 हो गया, स्क्रीनशॉट लो इसका। सर जब रेजोनेंस बनाने को आए तो हमें रेजोनेंस हाइब्रिड साथ में बनाने होते हैं हर बार। नोट्स में देखना एक बार कैसे बनाना है, बाकी ऐसे ही बनाना है जैसे बताया। स्क्रीनशॉट ले लिया सर। आगे बस देखते जाओ, मन जब तक ना भरे, मतलब ये मत सोचना कब खत्म होगा, देखते जाओ। NO2 ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, मैंने आपको समझाया था उस दिन भी। मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि जब ना पता हो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी तो कैसे टॉपिक चैप्टर मीनिंगलेस हो जाता है। अभी भी आप में अकल है तो आप सीख लीजिए। अब ये देखिए भाई, ये डबल यहां भी तो बन सकता है, बस हो गया। डबल यहां लगाओगे तो फिर इस पर माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये तो फॉर्मल चार्ज है ना, ये कैसे निकलता है मैंने आपको समझाया है ना। अगर तो अब आपको निकाल के लिखना है। अब माइनस यहां आएगा, तो ये तो हो गई रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसकी हाइब्रिड क्या हो गई भाई? हाइब्रिड में अब ये सब हटा देना, बस इतनी बना पाएंगे जी हाइब्रिड। तो हम पता नहीं जी, आधा बॉन्ड यहाँ है, आधा यहाँ है, 1.5 होगा। एक इसकी आती है NO2 NO3 माइनस, तो ये तो सेम है NO3 माइनस। तो तुम मेरा टाइम खराब कर रहे हो NO3 माइनस में, तो ये तो वही है। थोड़ा सा बादल। तो अगर आपसे कोई ये पूछे, मुझे जवाब देना है इस बात का। अब ये जवाब देना, ये वैसे 12th क्लास में आया था क्वेश्चन, ज्यादातर आ रहा है भाई। आपकी मैडम तो कुछ भी दे देती है, मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ। कुछ भी जो पेपर में, अगर वो अगले टर्म का है और तो भी वो फर्स्ट टर्म में मिलेगा, तो आप उस पेपर को देख के अपना इतना हिसाब मत लगाया करो। वो पेपर उनके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। ये यहाँ लगा लो, ये यहाँ। आप NCERT के क्वेश्चंस किया करो, टॉपिक्स बीच में से पढ़ा करो। अगर आपको पढ़ने में आ रहे हैं, क्वेश्चंस हो रहे हैं पीछे के, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके अंदर। दिक्कत सिर्फ क्वेश्चन देने वाले में है कि वो कुछ भी पूछ ले रहा है जो कि अचानक से बच्चे के लिए बताना मुश्किल ही है। ये 3 स्ट्रक्चर है भाई, समझ में आ रही है ये कैसे बना रहा हूं मैं या नहीं आ रही? यस सर, आ रहे हैं। यस सर। तो ये 1/3 1/3 हो गया, 1.33 हो गया, ये 1.33 हो गया, ये 1.33 हो गया। बनाता जा रहा हूं मैं, अब देखते जाओ, अभी खत्म नहीं हुई है। स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। अभी तो है। ये इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस है। मैं आपको एक क्लियर कर दूं, रेजोनेंस टॉपिक 2 बार आएगा। कोई भी बात मैं गलत नहीं बताता हूं।
और अगर मैंने बातें गलत बताई होती ना तो जितने बच्चे मैं पढ़ा रहा हूँ उससे डबल होते हैं मेरे पास। हमारी दिक्कत ही है कि हम उसे सच बता देते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा होगा, और वहीं वो सोचता है नहीं जी, दूसरा आदमी कहता है नहीं ऐसा हो जाएगा, होता वो भी नहीं है, और मन में ठंडक पड़ जाती है। देखो ये रेजोनेंस आएगा दोबारा, मैं आपको यहीं दिखा दूं। तो अगर आपकी मैडम इस रेजोनेंस के क्वेश्चन देगी तो आपसे नहीं होंगे, हो भी सकते हैं, बाकी मैं कह नहीं सकता। तो ये रेजोनेंस कब आएगा? ये आएगा आपका सेकंड टर्म में। अगर ये चैप्टर आया इसी टर्म में तो ये अभी कराना पड़ेगा। ये देखो ये रेजोनेंस आएगा ना, ये सेकंड बुक है, ये पार्ट 2 11th की। अब ये रेजोनेंस अगर उन्होंने पढ़ाया और ये वाले क्वेश्चन दिए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल 4th चैप्टर का रेजोनेंस चल रहा है, तो मैं आपको दिखा दूं कि वो क्या कर सकते हैं। अब सुनिए, वो भी रेजोनेंस आसान कठिन नहीं है, उसके मॉलिक्यूल अलग है। एग्जाम्पल जैसे इसके ये इनऑर्गेनिक के एग्जाम्पल है, वो ऑर्गेनिक के एग्जाम्पल है, आसान वो भी होते हैं, लेकिन उसके लिए 1 घंटा और चाहिए फिर समझने के लिए। एक ऐसे आता है CH3COO-, ये थोड़ा सा फेमस हो रहा है। एक ये CH3NO2, इस पर माइनस नहीं होता। ये 2 समझा दूं मैं आपको जरा। पहले तो आपको ना इसे खोल के कैसे लिखना है वो आना चाहिए। C जो है ना उस पे एक तो डबल बॉन्ड O है और एक सिंगल बॉन्ड O है। डबल बॉन्ड पे ये 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं हमेशा, सिंगल पे 6 बचते हैं। इसे भी खोल के दिखा दूं, CH3NO2 N। आसान रहेगा बड़ा जब आप बना लेंगे। मैं आपको वही तो दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन कौन से करके जाने हैं। भाई इसे यहाँ बना दो, इसे तोड़ के यहाँ लगा दो, क्या तो एक ऐसे भी हो सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ नहीं बना सकते, नहीं यहाँ कैसे बना सकते हैं, ये अलग अलग एटम है, सेम एटम के बीच ही तो एक्सचेंज करोगे ना, NO NO। भाई कंफ्यूजन तो यही है ना कि डबल यहाँ हो या यहाँ हो, क्योंकि दोनों सेम है। तो आप कहेंगे यहाँ है तो ये तो कुछ और ही बन जाएगा, वहां नहीं बनाना है। N डबल बॉन्ड, कंपाउंड तो नहीं बदला ना, सेम है दोनों चीजें। अब यहाँ डबल लगा देते हैं तो कुछ और ही बन जाएगा ये, अभी भी ये दोनों सेम ही चीज है ना। अब इसी में इसे ऐसे कर दोगे तो ये बन जाएगा वापस। इसकी हाइब्रिड ऐसे करना और ऐसे कर देना, सेम समझ गए तुम ये ऐसे। भाई ये देख लेना बचे हुए इलेक्ट्रॉन, कभी इन पे ध्यान ही ना दो, कट जाएगा फिर क्वेश्चन। सिंगल जैसे ही होगा तो 6 बचेंगे फिर, और डबल वाले में 4 बचेंगे। नहीं हो गया, समझ गए? इसकी हाइब्रिड जब ना आए समझ में तो बताना, ज्यादा देर का नहीं रह गया है, कुछ बातें और बतानी है मुझे। ये तो अब मत लगाओ ही मत, ऐसे कर दो। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। आया समझ? यस सर। यस सर। यस सर। बनाते रहो ऐसे ही, देखो 1 2 और बनाएंगे। सर ले लिया सर। 2 और बनाऊंगा फाइनली। एक SO2 और एक बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है अभी तक जितने भी बनाए थे। ओजोन, एक तो ओजोन, और ये इसका NCERT में सॉल्व्ड क्वेश्चन है। इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसी है, सॉरी वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसी है। इस पे 2 बचते हैं, यहाँ माइनस आएगा ही क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुम्हें, 6 और 1 7 हो गए ऑक्सीजन पे। दूसरी ऐसे बनेगी कि S डबल यहाँ लगा दो, जब यहाँ डबल लगाओगे तो 4 बचेंगे, सिंगल में 6।
अब ऐसे हो जाएगा ये एफ ओ ओ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, थोड़ा सा याद भी करने, ये है ही टॉपिक याद करने का यार। वो आपको बताते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनानी है, मैं उसे बताने का प्रोसेस आसान कर रहा हूँ। कर हम वही काम रहे हैं, कर हम याद ही रहे हैं, बस मैं उसे थोड़ा बताने का तरीका आसान कर रहा हूँ, समझा रहा, याद करने का। देखो भाई, उन्होंने कहा ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे एक बॉन्ड यहां से कम कर दो और इस लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में बदल दो, ऐसे। लेकिन इससे पता है क्या होगा, इससे जरा समझना, ऑक्सीजन पे लास्ट शेल में 6 होते हैं, फिलहाल कितने दिख रहे हैं, 1 2 और 3, 6 है, लेकिन इस अपने अपने गिनाने हैं ना, तो 6 लेकर आई थी और 5 ही बचे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 का नुकसान हो गया। 6 लेकर आई थी और 6 तो यही है, और एक शेयरिंग में 7, 6 लेकर आई थी, फिलहाल 7 दिख रहे हैं, 1 का फायदा हो गया। तो इन्होंने कहा ये चीज यहां से भी तो हो सकती है कि ट्रिपल यहां आ जाए और सिंगल यहां। भाई इसमें घबराना मत, अगर आप इसमें घबराएंगे तो नुकसान होगा आपका ही। लेट इट गो करना है कि हाँ जी बस ऐसे बनेगी है, 3 स्ट्रक्चर हैं। आपसे ये पूछेगा, देख लेना, इनमें से रियल के सबसे पास कौन है, ये वाली रियल के सबसे पास, तभी तो हम इसे बनाते हैं। तो ये क्यों नहीं है रियल के सबसे पास, इसके 2 कारण है। इसका कारण है चार्ज सेपरेशन, प्लस माइनस चार्ज आना। ये रियल के जैसी, रियल से काफी दूर है, और जो रियल है उसमें डबल का तो कंफर्म है सबको, मगर डबल के अलावा भी एक बॉन्ड है, आधा आधा, 2.5, या ये कह लीजिए तीसरा बॉन्ड कंफर्म नहीं है कितना है, मगर बॉन्ड डबल से ज्यादा है दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी। ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। आप अब इसमें परेशान भी हो सकते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अब आप चाहें तो इसमें परेशान हो सकते हैं, या आप चाहें तो इसे लेट इट गो भी कर सकते हैं कि ऐसे बनानी, ये इंपॉर्टेंट है। बस आप मुझे बताइए, बनाने का तरीका समझ आया, कैसे ट्रिपल इधर घुमाए Yes, इधर sir. घुमाए। यस सर। तो देखो मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था, हालांकि कोई ऐसा टॉपिक नहीं था कि इतनी सारी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाई जाए, लेकिन मैंने बनाई क्योंकि मुझे पता था क्या करना है, मुझे अच्छी तरह पता होता है कि क्या समझाना है सबसे पहले। अब देखो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ही टॉपिक होगा, अगर आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर आती है तो इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। 3 चीजें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर से प्रैक्टिस कर लेना, रिकॉर्डिंग इसीलिए देते हैं। हाँ अब कुछ बातें हैं और भी, स्क्रीनशॉट लो, और वो और कुछ ले लिया बातें सर। ये हैं कि डेफिनेशन आएगी, जो मैंने नोट्स आपको 4th चैप्टर के सेंड किए हैं, हालांकि उस नोट्स में सब कुछ लिखा है कि क्या याद करना है, मगर मैं आपको बता देता हूं कि फिर भी क्या याद करना है। एक तो रेजोनेंस क्या होता है, डेफिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि डेफिनेशन ही काफी लंबी है। व्हाट इज रेजोनेंस? इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से साउंड करेगी, जब भी एक मॉलिक्यूल को की सारी प्रॉपर्टीज को एक ही स्ट्रक्चर से नहीं समझाया जा सकता तो कई सारी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर रियल नहीं होती। रियल स्ट्रक्चर उन दोनों का मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर को कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। अच्छा ये देखो, देखो या जैसे आप करना चाहें, जैसे ओजोन है डबल और ये सिंगल, एक तरफ डबल एक तरफ सिंगल है, सिंगल पे माइनस, ये डबल है, और अब आप इसे यहां बना लीजिए ओ डबल और यहाँ सिंगल। तो अगर आप ज्यादा मन से सोचेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि मैं बड़ी ही आसान बात कह रहा हूँ कि हम जो भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं ये रियल नहीं होती है, लेकिन हम रियल बना ही नहीं सकते हैं, ये है मतलब कहने का उनका।
हमें यही बनानी पड़ेगी। इन्हें कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बोथ आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये रियल नहीं है, जो रियल नहीं होती उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, हाई एनर्जी। और जो रियल होती है उसकी एनर्जी कम होती है। मगर ये कैसे? बच्चों को तो लग रहा है कि रियल वाले की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, मगर आपको पता है कि एनर्जी ज्यादा होना कोई अच्छे संकेत नहीं होते हैं। मीनिंग हर सब्सटेंस इस दुनिया में अपनी एनर्जी कम करना चाहता है। एक कॉफी कप को देखो, अपने आप ठंडा हो जाता है। आइसक्रीम अपने आप गर्म हो जाती है। हालांकि ये उल्टा हो गया, लेकिन उसका कुछ कारण है। लेकिन मोस्टली चीजें देखो, पानी ऊपर से हमेशा नीचे उतरता है, नीचे उसकी एनर्जी कम हो रही है। चाय गर्म से हमेशा ठंडी होती है। कोई भी चीज देख लो तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। हर चीज एनर्जी रिलीज कर रही है, छोड़ रही है रूम टेम्परेचर पर। अगर वो चीज रूम टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री पर है, तो वो एनर्जी छोड़ ही रही है बस। यहां से आप ये सीखिए कि हर सब्सटेंस ये चाहता है कि उसकी एनर्जी कम से कम रहे। अपने शरीर की बात कीजिए, अगर आप बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ किए, तो इमेजिन कीजिए सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? समय के साथ आपकी एनर्जी बढ़ेगी? नहीं, कम होती चली जाएगी। यानी लोवेस्ट एनर्जी जो है वो एनर्जी की रियल स्टेट है पर्सन की। हमारी अर्थ जैसी है वो सन के साथ है ऐसी। इमेजिन अगर सन ना हो तो यहाँ का टेम्परेचर -300 डिग्री, -500 डिग्री, इवन पता नहीं कितना जा सकता है। यानी अर्थ भी लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है। तो अगर किसी सब्सटेंस की ये रियल स्ट्रक्चर है, तो रियलिटी में जो स्ट्रक्चर उसकी होगी, उस स्ट्रक्चर में उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, क्योंकि हर सब्सटेंस रियलिटी में उसी स्टेट में रहना चाहता है जिसमें उसकी एनर्जी सबसे कम हो। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी सबसे कम होती है। तो ये तो है इनऑर्गेनिक का रेजोनेंस, चैप्टर 4 का। इसमें मैंने कुछ भी गलत नहीं, कुछ भी कम नहीं बताया। काफी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, इवन आपको रिफ्रेशर में नहीं मिलेंगे इतने। समझ गए? यस यस सर। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल मूवमेंट। अगर आप समझेंगे तो ही समझ में आएगा, ये बिना समझे, सुनने से नहीं आएगा समझ में डाइपोल मूवमेंट। स्क्रीनशॉट लीजिए। ले ली। देखिए, देखता हूं कब तक इसमें हमारा दिमाग लगता है डाइपोल मूवमेंट में, लेकिन लगेगा। अच्छा सुनना, देखो डाइपोल मूवमेंट, इसका साइन है म्यू। देखिए, इसके सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, कौन से याद करने नोट्स में। देखिए, दुनिया में दो तरीके के बॉन्ड हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। समझना, बहुत जल्द आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर बॉन्ड क्या होता है पता है? जैसे HF है, तो H और F दोनों नॉन मेटल है, दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किए बीच में। मगर जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर बीच में शेयर करोगे तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। एक सिंपल अगर मैं आपके लिए आसान कर दूं, अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, किसी से भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सकती है फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन। ये ऑर्डर याद रखिए। इसका मतलब क्या? जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उन्हें अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, 3rd चैप्टर में आया था। तो फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरी पीरियोडिक टेबल में दिखा रहा है वो। 5 जो लिखे हैं वो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है।
तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेती है और इससे फ्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। डेल्टा माइनस का मतलब है अधूरा पॉजिटिव नेगेटिव। अधूरा नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस थोड़ी किया है हाइड्रोजन ने, बस शिफ्ट हुआ है फ्लोरीन की तरफ, खिसका है फ्लोरीन की तरफ। डेल्टा प्लस नुकसान हुआ है, मगर प्लस का मतलब नुकसान हो जाना है एक का। डेल्टा का मतलब अधूरा नुकसान, पूरी तरह लॉस थोड़ी किया है। इससे इस बॉन्ड पर इससे इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल बन जाता है। जब पॉजिटिव पोल एंड नेगेटिव पोल बन जाते हैं तो इसे ही कहते हैं डाइपोल बन जाना, दो पोल बन जाना, एक पोल ये एक पोल ये आया समझ? यस सर। यस सर। तो पोलर बॉन्ड क्या होता है? पोलर बॉन्ड का मतलब मेरे तो ये समझ में आया कि बॉन्ड जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच बनता है। आराम से समझाता हूं। डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच बनता है मतलब कि जब दो एटम हो और एक कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, यानी एक में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता कम हो और एक में इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की क्षमता ज्यादा हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी। मगर अगर आप ऐसे बॉन्ड देखें जैसे H2, तो इनमें थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट होगा, दोनों सेम ही तो है। F2 दोनों एटम से है, इनमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना कहीं शिफ्ट होगा, ना प्लस माइनस आएगा। Br Br जो सेम एटम्स के बीच बनते हैं, तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम, जब दो सेम एटम। बाकी रियल डेफिनेशन तो आपको नोट्स में मिलेगी। अगर इस पे कोई सवाल है तो पूछिए, क्योंकि टॉपिक आपको पता ही है फिर एकदम से चेंज लेता है और मैं तो क्वेश्चन कराऊंगा कि कितने टाइप के आएंगे, तो फिर बाद में मत कहना। सर क्लियर है। ठीक, अब तुम्हें पता है टॉपिक कैसे पढ़ना है। अगर क्वेश्चन करने का मकसद है तो क्वेश्चन कौन से करने हैं, वही जो नोट्स में लिखे हैं। और अगर आपका मकसद है उन क्वेश्चन को करने का, तो आप क्या करेंगे कि डाइपोल मोमेंट, देखो मैं किताब में कहां पर है, मेरे को कुछ वैल्यूज चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड काफी पहले है ये टॉपिक, नहीं भी मिलेगी तो मैं काम चला लूंगा, लेकिन से मिल जाए तो क्या दिक्कत है। मिल गई वैल्यूज, ये रही। पेज नंबर क्या है? 426 है। अब देखना कैसे समझना है इसके क्वेश्चंस को, कैसे काउंटर करना है, कितने आते हैं। सबसे पहला डायटोमिक मॉलिक्यूल, सबसे पहले डायटोमिक में आएगा। डायटोमिक मॉलिक्यूल, डायटोमिक मॉलिक्यूल समझना ध्यान से, है ना। अब यही करना है हमें इस क्लास में पूरे में। अच्छा, जो डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं दो एटम वाले, उनके अंदर आपको क्यों कौन कौन से लेने हैं? HF में बताऊंगा किस किस पर क्वेश्चन आएगा। HBr, HF, HCl, HBr, HI, इनको पकड़ो पहले। HF HCl, HBr, HI। क्या आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मैं बता सकता हूं, क्लोरीन। क्लोरीन 3, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन अपनी तरफ खींच सकता है? फ्लोरीन।
तो सबसे ज्यादा माइनस भी फ्लोरीन पर ही आएगा और प्लस माइनस सबसे ज्यादा यही आएगा क्योंकि यही ज्यादा शिफ्टिंग हुई है। यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं खिसकेंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी फ्लोरीन की है, तो इस पे कम माइनस कम प्लस आएगा। यहाँ भी बहुत ज्यादा नहीं खिसकेंगे तो और भी कम प्लस और भी कम माइनस। यहाँ भी बहुत ही कम खिसकेंगे और भी कम प्लस। तो सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड है ये मोस्ट पोलर और ये लीस्ट पोलर, ये कम पोलर है। तो ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है। आप समझ गए होंगे कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर। क्या हम इन्हें कोई वैल्यू नहीं दे सकते कि ये इतना पोलर, जैसे मैं कहूँ ये ज्यादा ऊंचा है ये कम ऊंचा है, तो ज्यादा ऊंचा कम ऊंचा क्या होता है, हाइट ही बता दो ना, 5 फुट है इसकी 6 फुट है। तो क्या हम इन्हें पोलैरिटी की एक वैल्यू नहीं दे सकते? दे सकते हैं। उस टॉपिक को कहते हैं डाइपोल मोमेंट। जब आप किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट निकालते हैं तो डाइपोल मोमेंट निकालने का मीनिंग, डाइपोल मोमेंट निकालने का मीनिंग डायटोमिक में, देखो कुछ भी अपनी तरफ से मत जोड़ना, डाइपोल मोमेंट का डायटोमिक में बता रहा हूं मैं। डाइपोल मोमेंट निकालने का मीनिंग डायटोमिक में बॉन्ड की पोलैरिटी निकालना है कि बॉन्ड कितना पोलर है, बॉन्ड की पोलैरिटी निकालना। कैसे निकाले बॉन्ड की पोलैरिटी? म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी। क्यू का मतलब तो होता है कितना चार्ज आया है और डी का मतलब होता है डिस्टेंस। समझाता हूं, घबराओ मत, डरना नहीं है। डिस्टेंस होता है कि ये बॉन्ड लेंथ कितनी है, ये डालिए यहां पर, ये डिस्टेंस डाल दीजिए मतलब कितनी है। और चार्ज का मतलब है प्लस चार्ज या माइनस चार्ज की क्या वैल्यू है। जैसे अगर प्लस 20 कूलाम है तो माइनस में भी 20 ही कूलाम होगा, बराबर आएगा ना प्लस माइनस। जितना इससे दूर जाते हैं इतना उसके पास आते हैं, तो जितना इससे प्लस आता है उतना उस पर माइनस। तो आपको प्लस या माइनस नहीं लिखना है, जस्ट 20 लिखना है, और 20 प्लस में हो चाहे माइनस में वैल्यू 20 ही रहेगी। तो आप चार्ज डालिए, इनके बीच का डिस्टेंस डालिए। तो चार्ज और डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं देखा था तुमने थर्ड चैप्टर में, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस। तो ऐसा करने पर जो वैल्यू आएगी मैं बता दूंगा कितनी आएगी, इसीलिए मैंने कहा था किताब खोल लो। HF में आएगी वो वैल्यू 1.78 डिबे। भाई यूनिट याद रखना, डिबे 1.78 डिबे, डिबे यूनिट है डाइपोल मोमेंट। तो ये वैल्यू क्या बता रही है? ये वैल्यू बता रही है कि HF बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है। और ये वैल्यू ज्यादा क्यों आई? क्योंकि चार्ज ज्यादा है और डाइपोल मोमेंट मोस्टली चार्ज पर डिपेंड करता है। अब जो HCl है उसकी वैल्यू है 1.07 डिबे। क्या है ये HCl बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि ये बॉन्ड कितना पोलर है। ये कम पोलर है, ये ज्यादा पोलर है, ये और भी कम पोलर है। जिसका डाइपोल मोमेंट कम आए वो कम पोलर है, ये और भी कम पोलर है। तो डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है कौन सा कम, मगर किसके केस में? डायटोमिक। आया समझ या नहीं आया? सर आ गया। सर अगर इससे Yes, रिलेटेड sir. क्वेश्चंस आएंगे तो फिर उसमें हमें चार्ज और डिस्टेंस गिवन होगा? नहीं, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा। सर फिर ये फॉर्मूला किस लिए यूज होगा? सिर्फ समझाने के लिए कि डाइपोल मोमेंट होता क्या है। ओके सर। इस पे क्वेश्चन कंपटीशन में भी नहीं आता है इस फॉर्मूले पर, इवन एनसीईआरटी तो छोड़ो। एक बार सोच लो, देख लो सभी चीजें, क्योंकि अब ये टॉपिक शुरू हुआ है तो ये खत्म ही होगा। देख लो एक बार ध्यान से, क्या कह रहा हूं मैं, बोलता रहता हूँ है ना।
भाई यहाँ दो चीजें आ रही हैं। एक तो पोलैरिटी क्या होता है? पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स होना, प्लस और माइनस चार्ज होना, प्लस पोल होना और माइनस पोल होना। अब इसमें एक सवाल है कि अगर किसी में प्लस माइनस ज्यादा है तो उसे क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसे ज्यादा पोलर है ये। भाई पोल्स बड़े हैं, प्लस पोल बड़ा है, माइनस पोल बड़ा है, तो ये ज्यादा पोलर है। मैं अगर हम हर किसी को ऐसे बोलेंगे ये ज्यादा पोलर है, ये कम पोलर है, तो ये इसमें मजा नहीं है। हम हर बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट जिसका ज्यादा आएगा वो ज्यादा पोलर, डाइपोल मोमेंट जिसका कम आएगा वो कम पोलर। अब डिबे जो है वो डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। अगर मान लो कि इस पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो अभी फिलहाल क्या आएगा? अभी तक जो फिलहाल है वो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कितने, गिनती तो नहीं कर पा रहा हूं मैं। एक तो आएगा पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, डेफिनेशन और एग्जांपल। कहाँ मिलेगा? नोट्स में पक्का। अभी मैंने दिए भी तो थे दो एग्जांपल। दूसरी बात पूछेगा डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डेफिनेशन। डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन है चार्ज मल्टीप्लाई इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इन ए कोवलेंट बॉन्ड। किस टाइप से? यानी फॉर्मूला ही डेफिनेशन है। फिर आप फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि इसकी यूनिट क्या है, डिबे। और ये फाइनल क्वेश्चन पूछ सकता है कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का काम क्या है। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट का काम ये बताना है कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा पोलर है और कौन सा बॉन्ड कम पोलर है। अब बताओ क्या सवाल है? सर Clear है क्लियर सर। है। तो हम जो डाइपोल मोमेंट पढ़ रहे हैं वो किस में पढ़ रहे हैं? डाई एटॉमिक में। तुम ध्यान दे रहे हो इस बात पे? यस सर। अब क्वेश्चन तभी होगा, डाई पढ़ लिया हमने, डाई का मतलब दो एटम। अब पढ़ेंगे हम ट्राई एटॉमिक। देखना कैसा क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। देखो देखो ट्राई एटॉमिक पे देखता हूं, अभी पता नहीं कितने पे क्वेश्चन आएगा। ट्राई एटॉमिक पे क्वेश्चन आएगा H2O पे, ये मेरे को याद है, समझे? यही चीज तो तुम्हें सीखनी है मुझसे। क्या सीखनी है कि क्वेश्चन किस चीज पर आएगा? CO2 यहां पर। और मैं क्या करता हूं भाई, यही बताता हूं मैं अपने एक्सपीरियंस से कि सवाल क्या आएगा। H2O पर आएगा, CO2 पर आएगा, BeCl2 पर आएगा। ट्राई एटॉमिक, तीन एटम है इसमें। देखो 2 और 1 3, 2 और 1 3, 2 और 1 3। BeCl2 और BeF2 सेम है। और सोचो कोई तीन एटम वाला मॉलिक्यूल सोचो, मुझे बताओ जिसमें तीन एटम हो, जो तुमने पढ़ा हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में। सर NO2। NO2 पर आएगा सवाल। NO2 पर आ सकता है सवाल, देखते हैं। NO2 के दोनों बॉन्ड सिमिलर नहीं है, एक तरफ सिंगल है एक तरफ डबल है, ये समस्या है। जो मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं उसमें या तो दोनों तरफ डबल है या दोनों तरफ सिंगल। चलो इन तीन पर आएगा। अब एक चीज बताना,
देखो कैसे समझाऊं, हाँ ठीक है मैं पहले बता देता हूँ। पता है पानी का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, टेढ़ा टेढ़ा, सीधा नहीं होता, लेकिन BeCl2 सीधा होता है। अब देखना मैं क्या सवाल बताता हूँ, बड़े सुकून से बता रहा हूँ मैं, हालांकि मैं भी तुम्हारी तरह बोर हो रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ तो आपको भी वैसे ही सुनना है। ऐसा नहीं कि मेरे पे जोर नहीं पड़ रहा है, मुझ पे भी पड़ रहा है, क्योंकि मैं तो 2 वजह से पढ़ा रहा हूँ। तुम भी बहुत क्लासे ले रहे हो, वो भी मानने वाली बात है। देखो एक तो डाइपोल मोमेंट तुम इस बॉन्ड का निकालोगे, म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी, भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लिखोगे और ये लिखोगे इस पे कितना चार्ज आया और इसकी वजह से इस पर कितना आया। इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। वहां ऑर्डर में लिखा था फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, को याद रखना ऑर्डर, ऑर्डर काम आएगा हर जगह। देखो फ्लोरीन फ्लोरीन इन्हीं की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने, जैसे इसमें ऑक्सीजन की तरफ, इसमें फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, इसमें क्लोरीन की तरफ जाएंगे, इसमें ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे इस तरफ। एरो देखो ये डाइपोल मोमेंट के साइन है, ऐसे बनाते हैं नीचे ऐसे टेल। तो एक डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का निकलेगा। तो समस्या ये है ट्राई एटॉमिक में कि आपको 2 डाइपोल मोमेंट निकालने पड़ते हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड होते हैं इसमें। मगर दोनों डाइपोल मोमेंट सेम आएंगे, दोनों सेम बॉन्ड है। लेकिन क्या इस मॉलिक्यूल का कोई एक डाइपोल मोमेंट नहीं है, 2 ही है? नहीं, एक है ना। आपको अब एक निकालना है। एक निकालने के लिए आपको इन दोनों को या तो जोड़ना है या इन दोनों को माइनस करना है। इसे कहते हैं वेक्टर सम। वेक्टर सम का मतलब है कि आपको डायरेक्शन के हिसाब से एडिशन करना है या डायरेक्शन के हिसाब से सबट्रैक्ट करना है। अगर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऐसी हो, एग्जैक्टली अपोजिट, तो आपको माइनस करना होता है दोनों को। और अगर बिल्कुल सेम हो, ऐसे, ये सेम होती है, ऐसे मत कर देना सेम, ये तो अपोजिट हो गई, बेवकूफ हो। देखो फिर से, ये भी माइनस ही होगा। अगर सेम हो ऐसे तो प्लस करना होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की सेम है, अपोजिट है, क्या है? सर अपोजिट। मैं बताऊं तो ये ना पूरी तरह से सेम है ना पूरी तरह से अपोजिट है, ऐसा ही है ना? यस सर। यस सर। तो ना तो ये पूरी तरह से जुड़ेगा और ना ही ये पूरी तरह से सबट्रैक्ट होगा। मगर ये सेंटेंस तो बड़ा कठिन हो गया। नहीं कठिन नहीं हुआ, मैं समझा सकता हूँ इसे। ऐसा होता है कि 20 और 20 40 होता है। अगर पूरी तरह से जुड़ जाए और अगर पूरी तरह से माइनस हो जाए तो अंडा होता है। और जब मैं ये कहूं कि ना पूरी तरह से जुड़ा और ना ही पूरी तरीके से डिवाइड हुआ, तो हो सकता है कि 20 और 20 25 हो गया। इसका मतलब कि ये घटा भी है और थोड़ा बढ़ा भी है। होना चाहिए था 40, मगर 40 से घट के 25 हो गया, और पूरी तरीके से घटा भी नहीं है, नहीं तो 0 हो जाता। मतलब ना तो पूरी तरीके से ऐड हुआ 40, ना पूरी तरीके से डिवाइड हुआ, माइनस हुआ 0, बीच में आ गया। मगर ऐसे सम कैसे होता है? इसे तो वेक्टर सम कहते हैं। इसमें कॉस थीटा साइन थीटा ये सब लगाया जाता है, आपको नहीं लगाना है। आप समझ जाए, आपको वैल्यू देगा कि डाइपोल मोमेंट इसका इतना है, आपको समझाना होगा कि डाइपोल मोमेंट इसका, मैं बताता हूँ क्या आएगा, रुको 1 मिनट, घबराओ नहीं। क्या है पानी का डाइपोल मोमेंट, देखो पहले कितना है, इसे क्लियर करके ही जाएंगे हम आगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। कहाँ है, मिल ही नहीं रहा यार, पानी का डाइपोल मोमेंट कहाँ है? NH मिल गया 1.84। तो आपसे वो ये कहेगा कि पानी का डाइपोल मोमेंट 1.84 डिबे है, इसका क्या मतलब है? तो आपको आप ये कहेंगे कि ये जो डाइपोल मोमेंट है ये पानी के 2 OH बॉन्ड का वेक्टर सम है।
ना तो ये इसका डाइपोल मोमेंट है ना इसका, ये वेक्टर सम है। अब ये क्वेश्चन मुझे मिलेगा नोट्स में, मैंने सारी तैयारी कर रखी है, नोट्स में लिखा हुआ है क्वेश्चन पानी के बारे में अभी भी, लेकिन हम उस चीज पर नहीं पहुंचे हैं जिस पर पहुंचना है। आप मुझे बताइए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ये कैसे साबित हो रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं बेंड है, डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग समझाइए। भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो यही आएगा। पानी का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं बेंड है, डाइपोल मूवमेंट से कैसे साबित हो रहा है बताइए। पानी के डाइपोल मूवमेंट से ये कैसे साबित हो रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल लीनियर क्योंकि नहीं वेक्टर है? सम 0 नहीं आ रहा। बिल्कुल जी, यही आंसर है इसका। अगर अभी मैं आपको करके दिखा दूं, अगर ये लीनियर होता तो डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं ना इलेक्ट्रॉन, ये समझो किस तरफ जा रहे हैं, ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे, इधर से ऑक्सीजन की तरफ, इधर से, और वेक्टर सम आता है 0। तो आप कहेंगे क्योंकि पानी का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, इससे हमें पता चल रहा है कि पानी का मॉलिक्यूल लीनियर नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं समझना, ये मॉलिक्यूल ऐसा है या ऐसा, ये सवाल आएगा। बेशक ये कठिन लगेगा, समझ में भी नहीं आ सकता, मैं नहीं कह रहा समझ में ही आएगा जरूरी, लेकिन ये सवाल आएगा पेपर में। आप मुझे बताइए कि पानी का मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट 0 है, क्या साबित हो रहा है, लीनियर है बेंट है? लीनियर। लीनियर है। लीनियर। और मैं आपको दिखा देता हूं, क्लोरीन की तरफ ही तो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। अरे मैंने लिखा तो था यार, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो उन बातों पर। फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन, ऐसे है ये ऑर्डर, मतलब आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन इनकी तरफ शिफ्ट करने हैं। ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, आपको फ्लोरीन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आपको इलेक्ट्रॉन इन्हीं की साइड पेलने हैं। जैसे क्लोरीन मिल गया तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ, और डाइपोल मूवमेंट आ रहा है अंडा, तो समझ जाओ कि ये कैसा है, लीनियर है। तो आपसे पूछेगा कि BeCl2 का डाइपोल मोमेंट 0 क्यों है, तो आप कहेंगे क्योंकि BeCl2 का मॉलिक्यूल लीनियर है और दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 है। कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मोमेंट 0 है, क्यों? तो आप कहेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर है और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। कैसे साबित हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लीनियर है बेंट नहीं? आप कहेंगे क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 है। डाइपोल मोमेंट 0, जैसे आप ये देखेंगे तो शेप कैसी बना देंगे, सीधी। बताओ आ रहा है समझ में? भाई यही तो समझने वाली चीजें हैं यार, ये चिंदी चोरों वाले टॉपिक तो कोई भी समझ लेता है। भाई आ रहा है समझ में यार, जल्दी बताओ, रात हो रही है। यस और भी सर। समझाना है। यस सर। स्क्रीनशॉट लो, ये ट्राई एटॉमिक का केस था, समझे? ऐसे फोकस करो, ये ट्राई एटॉमिक है। डायटॉमिक में आपको मैंने समझाया था क्या करना है, ट्राई एटॉमिक में ये चीज है। टेट्रा एटॉमिक देखते हैं, 4 एटम, 4 एटम सर तक कोई रहेगा। सेम डायरेक्शन वाले का भी एग्जांपल है? पता नहीं, नहीं देखो जो एग्जाम्पल है ना, ये मोस्ट प्रोबेबल नहीं है। जितने हैं ना मैं वो सारे बता देता हूँ कि ट्राई एटॉमिक पे इस पे आएगा, टेट्रा एटॉमिक पे देखो मैं सारे लिख दूंगा। अब आप देखना कि किस पे सवाल आएगा, क्या सवाल आ रहे हैं। अब जैसे ये टेट्रा एटॉमिक है, चार एटम, NH3 CH4 CCl4 CHCl3। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, ज्यादा देर नहीं रह गई।
अच्छा NH3 की शेप कोई बच्चा ऐसे भी बना सकता है कि भाई ऐसे हो गई। सुनना मेरी बात ध्यान से, इस शेप को कहते हैं ट्राइगोनल प्लानर। इससे पहले दो ही शेप आई है, लीनियर और बैंड, और अब ये आई है ट्राइगोनल प्लानर। मगर इसमें एक सीन है, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जाएंगे और देखो ये तीनों बॉन्ड अपोजिट है एक दूसरे के। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इन दोनों का सम इसका अपोजिट है। कैसे मतलब, एक घोड़ा इस तरफ फोर्स लगा रहा है और दो घोड़े इस तरफ। ये घोड़ा लगा रहा है 60 न्यूटन फोर्स और ये दोनों लगा रहे हैं 30-30 न्यूटन। इनका फोर्स कम क्यों बैठ रहा है? क्योंकि एंगल सही नहीं है। तुम ऐसे किसी चीज पे ऐसे खींच, किसी चीज को उधर खींचना है, पीछे धक्का देना है इन्हें, ये इनकी बात कर रहा हूं, इसे पीछे धक्का देना है और तुम ऐसे हो जाओगे तो वही फोर्स कम काम आएगा। उसे खींचना इधर है और ऐसे धक्का दो। मगर इन दोनों का सम ये है, दोनों मिला के इस तरफ धक्का दे रहे हैं और ये 60 न्यूटन बैठेगा। हालांकि ये बड़ी आसानी से वैसे भी समझ में आ रहा है कि तीनों अपोजिट है एकदम, मगर उनकी लैंग्वेज की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है कि मुझे समझाना। उनकी लैंग्वेज ये है कि इन दो बॉन्ड्स का वेक्टर सम इस तीसरे बॉन्ड के एग्जैक्टली अपोजिट और इक्वल है और इसलिए डाइपोल मोमेंट 0 आना चाहिए अगर शेप ऐसी होती। मगर शेप ऐसी नहीं है, ऐसी है पिरामिडल। ये कैसे पता चल रहा है? आपसे पूछेगा NH3 पिरामिडल है, ट्राइगोनल प्लानर नहीं। आप कहेंगे क्योंकि डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। अगर ये ट्राइगोनल प्लानर होता, ऐसे खींचना बात को, अगर ये ट्राइगोनल प्लानर होता तो तीनों बॉन्ड एग्जैक्टली अपोजिट होते और तीनों बॉन्ड का वेक्टर सम 0 आता। एक NH3 पर ऐसा आएगा। CCl4, अरे तो 5 हो गए। नहीं 5 नहीं भाई, 3-3 रहने चाहिए। अभी लिखो BF3, डाइपोल मोमेंट 0 है। तो बताओ शेप ट्राइगोनल प्लानर है या पिरामिडल है? ट्राइगोनल प्लानर। ट्राइगोनल प्लानर। और अगर ये पूछा उसने कि डाइपोल मोमेंट BF3 का 0 है, अभी रुक जाओ एक मिनट, ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। डाइपोल मोमेंट BF3 का 0 है मगर NH3 का 0 नहीं है, जबकि दोनों में 4-4 एटम है। क्या सा आंसर होगा? सर क्योंकि BF3 ट्राइगोनल प्लानर की पोजीशन में है और नहीं वो BF3, हाँ BF3 ट्राइगोनल प्लानर है और NH3 ट्राइगोनल प्लानर नहीं है ना? NH3 पिरामिडल है। और थोड़ा समझाना उसे, और ये सब लिखा हुआ है बुक में, नोट्स में, देखना पढ़ के, सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। लेकिन आप ये समझाना उसे कि भाई BF3 ट्राइगोनल प्लानर है तो तीनों बॉन्ड एग्जैक्टली अपोजिट है और उनका वेक्टर सम 0 आ रहा है डाइपोल मोमेंट का, उनके डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम। NH3 के डाइपोल मोमेंट का वेक्टर सम 0 इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तीनों बॉन्ड एग्जैक्टली अपोजिट नहीं है। इन दोनों पे ये क्वेश्चन आएगा। ये तीनों अपोजिट है, देखिए अपोजिट जा रहे हैं। इस तरीके से भी अपोजिट ही होता है और इस तरीके से भी अपोजिट होता है। ये 4 एटम वाले हैं। पेंटा एटॉमिक पे आ जाइए, स्क्रीनशॉट लीजिए। पेंटा एटॉमिक का मतलब होता है 5 एटम। इसके एग्जाम्पल्स में एक CH4 है, एक CCl4 है और एक CHCl3 है। क्वेश्चन बताता हूं। CH4 में पूछेगा वाई नेट डाइपोल मोमेंट इज 0। आप कहेंगे क्योंकि CH4 में 4 बॉन्ड इस तरीके से सिचुएटेड है। ये पीछे जा रहा है, ये पीछे है, ऐसे समझाता हूं पेन से, 4 पेन लेने पड़ेंगे।
शेप को बोलना है टेट्राहाइड्रल, कुछ ही शेप है बस, नाम याद कर लो, टेट्राहाइड्रल। कार्बन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, सब एक दूसरे से मिलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे। सोचो कि अगर किसी चीज पर, किसी बॉक्स पर जिसमें वजन रखा हो, उस पर ऐसे फोर्स लगाया जा रहा होता तो क्या होता? वो कहीं नहीं खिसकता। इसी तरीके से आप ये समझ, जैसे फोर्स कैंसिल आउट होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। मगर पेन से समझ लो एक बार, CH4 ऐसा होता है। अब कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, कहीं से भी देख लो, अगर आप इस तरफ लग रहा है फोर्स, अंदर 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 अंदर, अगर आप इस तरीके से किसी चीज पर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज कहीं नहीं खिसकेगी। हर तरफ से फोर्स एक ही जैसा है, देखो इसकी शेप हर तरफ से एक जैसी है। ऐसा ना लग रहा हो तुम्हें कि ये तीन ज्यादा मेहनत कर रहे हैं नीचे से और ये ऊपर से उतनी मेहनत नहीं कर पा रहा, सब बराबर है, ये एक जैसा है चारों तरफ से। शेप अगर टेट्राहाइड्रल होगी तो उसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है। सेम CCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो है। शेप कैसी है? टेट्राहाइड्रल, सेम शेप है। आज ही से रट लोगे या देख लोगे अगर वीडियो तो समझ में आ जाएगा। नेट डाइपोल मोमेंट देखो, ये अपोजिट है मगर फिर भी ये जीरो है। ये इधर जा रहे हैं, ये है दोनों अपोजिट ही, मगर ये दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट है और इनके बॉन्ड भी आपस में अपोजिट है। मगर CHCl3 का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या है? क्या होना चाहिए? शेप इसकी भी टेट्राहाइड्रल है, ये इस तरफ है। क्या बताओगे तुम? ये देखो, शेप देख के बताओ, एरो देख के बताओ, क्या जीरो आना चाहिए? नो सर। नो सर। नो है सर। ना? ऐसा नहीं लग रहा कि ये तीन मिलकर इस दिशा में जा रहे हैं और वो भी इसी दिशा में जा रहा है, तो ये ऐड हो रहा है, ये ऐड नहीं हो रहा, ये तीनों मिलकर नीचे जा रहा है और ये भी नीचे जा रहा है, तीनों मिलकर नीचे और ये नीचे। तो ये लिखना है कि ऑल डाइपोल मोमेंट आर नॉट इक्वल। पहली बात तो बराबर ही नहीं है, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट अलग आएगा, ये CH है और ये CCl है। आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, तो ये जीरो नहीं आएगा। अब इससे ज्यादा क्या क्वेश्चन लोगे यार, कितने बता दिए मैंने। अब तुमसे हजम ही ना हो तो बात अलग है कि मेरे को पता है, मेरे को करना ही नहीं है ये, वो एक अलग बात है। लास्ट क्वेश्चन है, रटना पड़ेगा जी, आई एम सॉरी, कहीं भी होते तो रटना पड़ता। आप नेट पे डाल लीजिएगा, आपके तो हाथ खुले हैं, यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कहीं पर भी क्वेश्चन फेमस है, मगर आपको याद करना पड़ेगा। डिटेल में आएगा BSc में, मगर आता है क्वेश्चन। मैं एक गारंटी ले सकता हूँ कि क्वेश्चन आएगा पेपर में। NH3 और NH3 का केस, NH3 वर्सेस NH3, मैं इनका डाइपोल मोमेंट लिख दूं टिप के। NH3 का डाइपोल मोमेंट है दिया नहीं, 1.46 0.24 1.46 0.24 1.46 1.46 डिबे और 0.28 डिबे। वो ये कह रहा है कि दोनों बिल्कुल सेम मॉलिक्यूल है, शेप भी सेम है, पिरामिडल, मगर डाइपोल मोमेंट में इतना फर्क क्यों है? भाई ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, चाहे आप पूरा डाइपोल मोमेंट मत पढ़िए, मगर इसका रिस्क मत लेना। दोनों की शेप पिरामिडल है, मगर एक का डाइपोल मोमेंट इतना कम, अब उल्टा हो गया, और एक का इतना ज्यादा क्यों है? मैंने आपसे पहले ही बोला था ना, आपको इसे थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसका कारण है लोन पेयर, यही बात याद करनी पड़ेगी बस।
लोन पेयर का मतलब बचे हुए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पर। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे अक्सर ऐसे सर्कल ऐसे बना देते हैं, ऐसे डिजाइन, ये दिखाते हैं कि ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं। यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ जा रहा है। अब वो आपसे एक सेंटेंस बोलेगा कि लोन पेयर का भी एक डाइपोल मोमेंट होता है और वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है, सेंट्रल एटम से दूर। और अगर आप इन चारों डाइपोल मोमेंट को, बॉन्ड मोमेंट और लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट को जोड़ेंगे तो ये सारे जुड़ जाएंगे, ये एक ही दिशा में जा रहे हैं। μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 प्लस μ4, इसलिए ये सारे जुड़ रहे हैं। इसका कारण है लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट भी इन्हीं की दिशा में है। ये यही तो याद रखना है लोन पेयर वाली बात, इसलिए डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। वहीं इसमें ये नीचे की तरफ है, फ्लोरीन की तरफ खिसकेंगे और लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है। तो जो आपका μ4 है यानी लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है μ1 प्लस μ2 प्लस μ3 माइनस μ4, जो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट है वो इन तीनों के अपोजिट है, इसलिए ये कैंसिल आउट हो रहा है और वैल्यू आ रही है नियरली 0। इतना सा सवाल लेना, आपको 4 नंबर भी मिल सकते हैं इसमें। आ रहा है समझ भाई? ये तो समझ मैंने समझा, मैं कह भी नहीं रहा कि ये समझने वाला है। ये बताओ, ये सब पता चला आंसर कैसे करना है इसका? यस सर। यस सर। अब आप अपने आप पता कर लेना, नेट पे डाल लेना। ये आपको तब तक नहीं समझाया जा सकता है जब तक आपको लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट टॉपिक ना समझाया जाए। एक ही सवाल है ये। हाँ तो जी मैं आपको कुछ बातें समझा दूं, मेरी बातें सुनना जरा ध्यान से। पहली बात तो ये है कि मेरी तरफ से, एक मिनट, नहीं मीटिंग एंड नहीं करनी है, रिकॉर्डिंग एंड करनी है। स्टॉप कर देनी है या क्या कर दूं? स्टॉप रिकॉर्डिंग।